देखो, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 में सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्या? यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में हम सबसे पहले ज्योमेट्री का मीनिंग समझेंगे। आपने जनरली ज्योमेट्री का जो मीनिंग होगा वो कई बार सुना हो, ज्योमेट्री हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर ज्योमेट्री का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री जो वर्ड है वो आ रहा है ग्रीक वर्ड जियो, और मीनिंग क्या है इसमें? अर्थ एंड मिट्रोन, मीनिंग टू द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है जी। यहां पर एक है जियो, जियो मीन्स अर्थ, और मिट्रोन मीन मेजर। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? एक जियो भी ग्रीक वर्ड है और एक मिट्रोन भी ग्रीक वर्ड है। तो जियो और मिट्रोन से मिलकर ज्योमेट्री वर्ड बना है। जियो और मिट्रोन, जियो और मिट्रोन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इनसे क्या बना वर्ड? ज्योमेट्री वर्ड बना है। बट जियो का मतलब क्या होता था? अर्थ, और मिट्रोन का मीनिंग क्या होता था? मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अब अर्थ से हमारा मतलब यहां पर क्या है कि अर्थ में जितनी भी शेप्स हैं उससे रिलेटेड कोई एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, डायमेंशंस किसी भी तरीके की किसी भी शेप में डील करनी है, वो सब ज्योमेट्री के अंदर आता है। तो यहाँ पे जब भी ज्योमेट्री वर्ड आता है उसमें ज्यादातर आप देख रहे होंगे मेजरमेंट ऑफ एनी शेप आता है ना, मेजरमेंट ही आता है ना। तो आपको सबसे पहले ज्योमेट्री का मतलब पता चल गया क्या? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया। इसके बाद आप ना ये दो टर्म्स बड़ी यूजुअली पढ़ोगे, एक होता है एक्सियम और पोस्टुलेट्स, इनका मीनिंग सेम है, एक्सियम और पोस्टुलेट्स। दूसरा वर्ड आता है थ्योरम्स। ठीक है, तो ये एक्सियम और पोस्टुलेट से आप समझते क्या हो पहले वो समझ लो। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशन विच आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ बट दे आर नॉट प्रूव्ड। कभी प्रूव नहीं हो, आपको पता है कि ये बात सही तो है बट प्रूव नहीं कर रहा। जैसे 1+1 2 है, तो आपको पता है, अब आप 1+1 को 2 प्रूफ करते नहीं हो कि 1 में 1 ऐड करके 2 कैसे आता है, आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं बन रहा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बोलता हूं कि मुझे पता है भाई, बट मैं उसका प्रूफ मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आती है? वो सारी आती है एक्सियम और पोस्टुलेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सियम पोस्टुलेट्स का मीनिंग पता चल गया कि जो चीज हमें पता है यूनिवर्सली ट्रुथ है। ठीक है, और यूनिवर्सली ट्रुथ है बट उसका हमने कोई प्रूव्ड नहीं किया, सिर्फ हमारे को ये पता है कि भाई ये सही है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? एक्सियम और पोस्टुलेट्स के अंदर। थ्योरम्स क्या होती है? थ्योरम्स एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम हमेशा प्रूव करते हैं। देखते हो ना, थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं प्रीवियसली हमारे पास जो भी नॉलेज होती है, कोई हमारे को पुराना किसी की डेफिनेशन एक्सियम के बेसिस पे, डेफिनेशन के बेसिस पे, या प्रीवियसली कोई स्टेटमेंट या कोई भी रिजल्ट हमें पहले से ही पता हो, उसको सबको यूज कर कर थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो दोबारा से समझते हैं। इतना मैंने क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने आपको पढ़ाया, एक तो पढ़ाया मैंने आपको ज्योमेट्री का मीनिंग, ज्योमेट्री का मतलब क्या, ज्योमेट्री वर्ड जो है वो कहां से लिया गया? ग्रीक वर्ड क्या है? एक जियो और एक मिट्रोन। जियो मीन्स अर्थ, मिट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो जियो और मिट्रोन से हमारा ज्योमेट्री बना है वर्ड, और उसका मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। पहली लाइन तो ये क्लियर होगी हमारी जो मैंने समझाई। दूसरा हमने इसमें समझाया एक्सियम और पोस्टुलेट्स का मतलब, जो यूनिवर्सली ट्रुथ है बट हमने प्रूफ नहीं करे उसके, जो भी चीज हम प्रूव नहीं करते बट हमें पता है कि वो चीज सही है। ठीक है, हमें पता है कि जनरली ये चीजें सही है, तो वो हमारा एक्सियम और पोस्टुलेट्स में आता है। थ्योरम क्या होती है? थ्योरम एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम पुरानी कोई थ्योरी, कोई डेफिनेशन, कोई एक्सियम्स, जो भी चीज यूज करते हैं, बट फाइनली थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूफ कर देते हैं, तो वो हमारी थ्योरम्स होती है। थ्योरम्स क्या है? एक स्टेटमेंट जो कि उसका हम प्रूफ भी करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको मेजरमेंट ये इतनी चीज बता दी। इसके बाद हमारे पास हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक यूक्लिडियन, एक नॉन यूक्लिडियन। ठीक है, फिलहाल हम नॉन यूक्लिडियन बाद में पढ़ेंगे, आज हम यूक्लिडियन से रिलेटेड डील करेंगे। यूक्लिडियन में क्या होता है? हमारे पास कुछ डेफिनेशन
है हमारे पास, वो हमारे को डेफिनेशन जो है वो पढ़नी है। डेफिनेशन है, एक्सियम्स है, पोस्टुलेट्स है, हर एक का मीनिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से यस और नो में आंसर देते रहना, तो भाई जिसको नहीं समझ में आया बताते रहना मेरे को, ठीक है। सबसे पहले इसमें वर्ड आता है डेफिनेशन किसका, पॉइंट का। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, विच हैज नो पार्ट। आप देखते हो जैसे मान लो कोई भी जैसे कोई भी पॉइंट आप होता है, उसका कोई ऐसे पार्ट तो नहीं होता ना, कोई लेंथ ब्रेथ ऐसे कुछ नहीं होता, सिंपल पॉइंट है वो, ठीक है। ये मान लो पॉइंट है बस, विच हैज नो पार्ट, समझ रहे हो। तो अगला क्या है मेरा, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है मेरे पास, ब्रेथलेस लेंथ। देखो वैसे अगर आप 2 डायमेंशन लेते हो तो देखो इसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, पर अगर एक लाइन की बात करें तो उसकी सिर्फ लेंथ लेंथ होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती। तो वो क्या बोल रखा है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब सिर्फ लेंथ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, एंड ऑफ अ लाइन। तो मान लिया ये एक लाइन है, लाइन का जो ये एंड पॉइंट है, ये एंड है ये वाला, तो ये तो पॉइंट ही है ना। तो किसी भी लाइन के दोनों एंडिंग की बात करूं तो एंड किसी पॉइंट से ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। तो किसी भी लाइन के का एंड क्या होंगे, पॉइंट होंगे वो। तो जैसे मैंने बोल दिया ये लाइन है यहाँ पर ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। क्या बात कह रहा है, कह रहा मान लेता हूं कोई लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे, तुम्हारे को बताया था ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के अंदर। एक लाइन जो है उसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाए करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं एक लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स है लाए करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसके बाद देखो क्वेश्चन ये 5, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेथ भी है, तो हमारा क्या होगा, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अब सर्कुलर में लेंथ ब्रेथ नहीं लाया करती है जनरली, सर्कल में भी वो प्लेन शेप तो है, बट यहाँ पे सरफेस का मतलब रेक्टेंगल से ही बात हो रखी है। सरफेस मतलब एक रेक्टेंगुलर सरफेस की बात चल रही है। सरफेस से मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस। तो इट मीन्स आप दिमाग में समझ सकते हो कि रेक्टेंगुलर सरफेस की लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, लेंथ ब्रेथ दोनों होती है। अगला देखते हैं 6 पॉइंट, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। एजिस ऑफ अ सरफेस, एजिस ऑफ सरफेस का मतलब क्या है, मान लो ये पूरा सरफेस है, ठीक है। एज क्या होता है, इसको एकदम एंडिंग, ये वाली चीज मान लो, चलो ये लगा लो, ये एक लाइन ही तो है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो कोई भी सरफेस जो है उसका जो एज है वो क्या है मेरे पास, लाइन। क्लियर है, ठीक है। आ रहा है समझ में इतना। तो हमारे पास कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, अगर मैं ये मान लो एक आप वैसे ही ले लो, जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, इसके जो सरफेस का एज है ये वाली चीज, ये रेक्टेंगल, ये देखो ये क्या लाइन ही तो है ये। तो जो सरफेस का एज है मतलब कॉर्नर पोर्शन, वो देखो इस सरफेस का ये वाली एंड, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी है ना। तो एज क्या है, एक लाइन। एज का मतलब होता है कॉर्नर वाली पूरी ये चीज, जैसे ये कॉर्नर, ये एज है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, तो ये क्या है, लाइन है, दिख ही रहा है आपको, है ना। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। वो क्या कह रहा है इसके अंदर, मान लो कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के अंदर क्या है, बहुत सारी लाइनें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जैसे कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर बहुत सारी लाइनें है ना, इसके अंदर मेंटेन कर सकती है बहुत सारी लाइनें। तो अगर आप किसी सरफेस को देख रहे हो
तो उसमें बहुत सारी लाइनें लाइज हो रखी हैं, लाइज कर रखी है उसमें, ठीक है, मतलब समा रखा है कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एक सरफेस के अंदर कितनी है, बहुत सारी लाइनें है जो कि वो अपने अंदर कंटेन करके रखता है, सिंपल सी अगर मैं बात समझाऊं तो। क्लियर है? तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए, ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। इस 7 पॉइंटों को सबसे पहले आराम से डेफिनेशन, अच्छा इसमें ना एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनडिफाइंड टर्म कौन सी होती है, अनडिफाइंड टर्म, ठीक है जी। तो अनडिफाइंड टर्म में इन्होंने बोला दो, यूक्लिड डिफाइंस अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन, द डेफिनेशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय मैथमेटिशियन, देयरफॉर दीज टर्म्स आर नाउ टेकन एज अनडिफाइंड। क्या बोल रखा है उसने कि जो पॉइंट की डेफिनेशन हमने बताई है अभी, अ पॉइंट हैज नो पार्ट, मैथमेटिशियन को बात नहीं समझ में आ रही कि क्या मतलब हुआ, मतलब कि कुछ एज, कोई लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं, ऐसा सा वो कुछ कहना चाह रहा था, मतलब सर के ऊपर से बात चलेगी मैथमेटिशियन के, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं समझ में आई आपके पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो वो अनडिफाइंड टर्म्स के अंदर आ गए। इसके बाद लाइन और प्लेन की भी जो इन्होंने डेफिनेशन दी, तो वो भी अनडिफाइंड टर्म्स में आ गई। तो अनडिफाइंड अगर आपको टर्म्स बोला जाए तो उसमें पॉइंट, लाइन और प्लेन, और चौथा ऑप्शन मतलब इन तीनों में से, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, पॉइंट, लाइन और प्लेन की डेफिनेशन अनएक्सेप्टेबल थी, इसीलिए ये नॉट डिफाइंड टर्म्स है, मतलब अनडिफाइंड टर्म्स है। समझ में आ गया? अनडिफाइंड का मतलब अब तक हमने इसकी कोई डेफिनेशन क्लियरली नहीं पढ़ी, ये समझ रहे हो, वो किसी बंदे ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट मैथमेटिशियन या आप समझ रहे हो, उन्होंने अनएक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है। तो ये हमारी अनडिफाइंड टर्म्स से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो अनडिफाइंड टर्म क्या है, पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद पहले इतना आप सारे बच्चे लिखो, फिर उसके बाद इसके आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पहले इसको एक बार सारा लिख लो। क्लियर है? डेफिनेशन ये वाली चीज लिखो पूरी, और फिर अनडिफाइंड टर्म्स लिखो, लिखो जरा।